हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप सी एस आई आर नेट गेट आई आई टी जैम या सी यू ई टी पी जी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। खास करके वो स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बट ये समझ में नहीं आता कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करें या किन चीज़ों को पहले पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को बाद में पढ़ना चाहिए। आप बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं फिर भी आप एग्जाम में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं या आप समझ नहीं पाते। लगता है कि चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, फिर भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बेसिकली क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए, क्या हमें बाद में पढ़ना चाहिए, या हम अगर सी एस आई आर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सी एस आई आर सिलेबस ने जिस तरीके से दिया है बहुत ही क्लियर उसने इंडिकेट किया है कि आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर आप सी एस आई आर के सिलेबस को उठा के देखेंगे तो जिस हिसाब से उन्होंने यूनिट्स के बारे में बात किया है बहुत ही क्लियर सीक्वेंस दिया है कि आप इसी सीक्वेंस में प्रिपरेशन करिए। चाहे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो सेम सी एस आई आर सिलेबस के बेस्ड पे ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए प्रिपरेशन का, किस यूनिट को पढ़ने के पहले क्या चीज़ आपको आनी चाहिए या किस तरह के नॉलेज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको जो भी यूनिट आप पढ़ रहे हो उस यूनिट के क्वेश्चन आप आसानी से कर लें, या उन यूनिट को पढ़ते वक्त कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मतलब जो भी हम पढ़ें वो हम आसानी से समझ लें या हमारे दिमाग में कोई डाउट ना हो, या अगर डाउट आए तो हमें किधर मूव करना चाहिए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए, बुक से रिलेटेड अलग वीडियोस है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे जो सीक्वेंस आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली देखो, आप हम शुरू में तो पहले ऐसे बांटेंगे इसको। पहले हमें जो फोकस करना है वो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। इन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर आएंगे। सेकेंड हमारा जो होना चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री। थर्ड जो हमारे पास पोर्शन होना चाहिए वो रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन या रीअरेंजमेंट। आपका इन्हें एक साथ ही पढ़ना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट आपका जो होना चाहिए वो रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो भी आप रिएजेंट पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस आपका होना चाहिए। उसके बाद ये चीजें अगर आपको आती हैं तब आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर जाइए, या हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़िए। या हेट्रोसाइक्लिक पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको हेट्रो अच्छे से समझ में आ जाए। या पेरी या फोटो पढ़ने के लिए सेम ऊपर की चीज़ें अगर आपकी क्लियर रहेंगी तो पेरी और फोटो के क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेरी और फोटो पढ़ के ही जाते हैं। वो जमाना गया जब हम सिर्फ पेरी और फोटो पढ़ के चले जाते थे और हमसे क्वेश्चन बन जाते थे। आज भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार, लेकिन जब कंबाइंड क्वेश्चन पूछता है तो पता चलता है कि हम पढ़ के गए थे फिर भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या नेचुरल प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली हम बात करेंगे। तो ये हमारी स्टेप्स होंगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5 एंड 6। इनकी क्या एक मंथली प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम सब कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन किन यूनिट्स को रखें जो हमारे लिए सही रहे और हमें किस सीक्वेंस में उन्हें पढ़ना है। तो देखो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, इन दोनों को आप एक साथ पढ़िए। स्टीरियो केमिस्ट्री के भी दो पोर्शन है, कन्फिगुरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। बेसिकली आप पहले कन्फिगुरेशनल पढ़िए जहां पे हम आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट नॉलेज हमारा स्टीरियो आइसोमर्स का होता है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। अगर आयुपैक आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार आयुपैक का आप नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को आयुपैक के बारे में ही नहीं पता, आयुपैक नॉमेनक्लेचर ठीक से नहीं कर पाते। तो आप सबसे जो है पहले आयुपैक के बारे में आप स्टडी करिए। आयुपैक के साथ साथ जब हम बात करें तो आप जीओसी की बात करेंगे। आप जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दो चीजें हैं जिनको आपको फोकस करना है। एक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया से, ठीक है, और एक जो आपका स्टेरिक कॉन्सेप्ट है उससे। इन दो कॉन्सेप्ट को आप साथ में लेके चलेंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर फोकस करें तो इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और मिजोमरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनके बारे में हमें डिटेल आइडिया होना चाहिए।
तो जीओसी में पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमें फोकस करना है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद जितने भी स्टेरिक इफेक्ट हैं, जो भी आप पढ़ते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस इन रिएक्शन, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें। तो शुरू में सबसे पहले आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए, उसमें भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, चाहे हम शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हों या अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह के इफेक्ट्स के थ्रू या दो तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं। वो चीज़ें अगर आपके क्लियर हो तो साथ में ही आप यूनिट 2 को लेके चल सकते हो। यूनिट 2 को मतलब क्या कि कन्फिगुरेशनल वाला जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन, जनरली आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर्स का जो इंट्रोडक्शंस है, नॉर्मल नॉमनक्लेचर, रिजेड नॉमनक्लेचर, सिस्ट्रांस नॉमनक्लेचर, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको पहचाननी आनी चाहिए, इनैंसियोमर, डाइस्टीरियोमर, दीज आर द कन्फिगुरेशनल पार्ट। यहाँ पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री के दो पार्ट हैं। एक तो पहला है आपका क्या, कन्फिगुरेशनल, जिसे हम बिल्कुल जीओसी के साथ ही लेके चलें। दूसरा जो हमारे पास है वो आपका क्या है, कन्फर्मेशनल। देखिए कन्फर्मेशनल हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, तब हमें कन्फर्मेशनल अच्छे से समझ में आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री का। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि भाई साहब ये यूनिट पढ़ने के लिए हमें जीओसी का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ हमें यूनिट 3 भी पहले पढ़ लेना है, मतलब इसके पहले ही पढ़ लें हम। जीओसी में जब हम इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक पढ़ रहे हैं तभी हमें एरोमेटिसिटी के बारे में पूरा प्रॉपर आइडिया हो जाना चाहिए। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, होमो एरोमेटिक क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, इन्हें हम कैसे देखते हैं। तो ये पूरा हमारा बेसिक्स रहेगा। बेस जब हम प्रिपेयर करेंगे तभी हम आगे की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। बेसिक्स में भी हम लेवल बांट सकते हैं। देखो आप, नॉर्मल लेवल, मीडियम लेवल और हम बात करेंगे हाई लेवल। हाई लेवल में आपका खास करके कन्फर्मेशनल वाला पोर्शन आ जाता है। इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू CSIR नेट सिलेबस आप 3 यूनिट कवर कर लेंगे जो आपकी बेसिक्स में ही आएंगी। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर नहीं फोकस करना है कि इससे क्वेश्चन कम आता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आएगा तभी ज्यादा नंबर वाले जो आपके यूनिट्स हैं वो आप कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम्ड रिएक्शन या रीअरेंजमेंट के बारे में बात करें तो खास करके CSIR के सिलेबस में देखोगे आप तो ये आपके लिए यूनिट 4 है, जहां पे आप ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं, उनके जनरेशन के बारे में बात करते हैं। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 जो आपकी है वो रिएक्शन मैकेनिज्म की है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या रेडिकल के बारे में भी आप बात करते हैं। यूनिट 6 का जो रिलेशन है वो आपका रीअरेंजमेंट, खास करके जो आप नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो इन तीनों यूनिट को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। कभी भी आपको 12th के स्टैंडर्ड से स्टडी नहीं करनी चाहिए कि हम पहले पूरा कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं, फिर पूरा कार्बोनायन पढ़ रहे हैं, फिर पूरी कार्बीन पढ़ रहे हैं, नाइट्रीन पढ़ रहे हैं, तब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। इस तरीके से जो भी पढ़ा रहा है वो आपको फूल बना रहा है। ये 12th में अच्छा लगता है, यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे तो हमारे लिए इतना बर्डन हो जाएगा कि हम यूनिट 5 तक आते आते ही बोल जाते हैं। खास करके यूनिट 5 या यूनिट 6 जाते जाते तो हम बोल चुके होते हैं, हम इसी में ही उलझ चुके होते हैं और हमें लगता है कि यही बहुत टफ है। तो देखिए इंटरमीडिएट को पढ़ने का तरीका है कि आप इंटरमीडिएट को वहाँ पे पढ़िए जहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होती है, जहाँ पे इनके एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको कार्बोकैटायन से मुलाकात होगी SN1 रिएक्शन में। अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जब आप E1CB के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपकी कार्बोनायन से मुलाकात होगी। अगर आप कार्बोनिल सेंटर पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एलाइट केमिस्ट्री से मुलाकात होगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आप पढ़िए। कार्बोकैटायन को सब्स्टिट्यूशन के साथ पढ़िए, कार्बोनायन को आप एलिमिनेशन के साथ पढ़िए, बेंजाइन को आप एरोमेटिक सिस्टम पे जब मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं तब पढ़िए। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, इनके बाद आपको रेडिकल और कार्बीन पढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी रेडिकल और कार्बीन अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप उसे इंटरमीडिएट के फॉर्म में पढ़ोगे तो आप रेडिकल और कार्बीन को कभी भी अच्छे से समझ नहीं सकते हो। आप बस रट सकते हो, बट उनके अगर क्वेश्चन जहां मिक्स करके आए तो आपके करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, या आप कर ही नहीं पाते, या आप रटते रहते हो, याद है तो कर लिए, नहीं याद है तो समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है। तो इंटरमीडिएट को आप जब भी जिस भी फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ रहे हैं, जहां पे ये मिलते हैं वहां पे आप इनको पढ़िए। उसी तरीके से हम रिएक्शन मैकेनिज्म, इन दोनों को साथ में ही पढ़ना चाहिए, खास करके नेम्ड रिएक्शन।
नेम्ड रिएक्शन भी जैसे सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो जितने भी नेम्ड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशंस के हैं उन्हें आप पढ़ डालिए। एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो जिनके नेम्ड रिएक्शन है उन्हें पढ़ डालिए। कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो उसके नेम्ड रिएक्शन पढ़ डालिए। एरोमेटिक सिस्टम पे आए आप, अगर उनके बारे में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप बेंजाइन पढ़िए और उनसे रिलेटेड जितने नेम्ड रिएक्शन है उन्हें पढ़ डालिए। ये आपके लिए देखिए CSIR हो या गेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन वाला जो आपका सेकंड पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके आते हैं। अब अगर आपको इनके बारे में आइडिया लग चुका है और बेसिक्स का आपको आइडिया है तो रिएजेंट आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए उसके बारे में हम बात करें, रिएजेंट एंड स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। अगर मैकेनिज्म आती है, कन्फर्मेशनल आपका क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशनल आपका क्लियर है, बेसिक्स आपकी क्लियर है, तभी आपको स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस अच्छे से समझ में आएगी। स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस और रिएजेंट को हम साथ में ही पढ़ें क्योंकि ज़्यादातर आप जितनी भी स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस के बारे में हम बात करते हैं वहाँ पर रिएजेंट के बेस्ड पे ही बात करते हो। तो ये आपका देखो यूनिट 7 जो आपके CSIR के सिलेबस में है वहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। यूनिट 8 जो है ये भी आपकी बिलोंग कर रही है खास करके रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस से या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये जितनी भी यूनिट्स आपकी हैं वो रिएजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस से रिलेटेड है। यहाँ से भी आप देखोगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में बात करें तो आप जितने भी मॉडल्स पढ़ते हो, जैसे अगर हम बात करें क्रैम मॉडल की, फल्किन की बात करें, हॉक की बात कर लें, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन की बात कर लें, शार्पलेस एसिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन की बात कर लें, ये जितने भी आपकी हैं सारी एसिमेट्रिक सिंथेसिस हैं या स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस है। इन्हें आप मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद और स्टीरियो पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सब पढ़ने के बाद ही आप पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री पे आइए। पेरीसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री उतनी डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें पढ़ने के बाद पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि पेरी और फोटो के क्वेश्चन आपसे कभी गलत होंगे, या आपको पेरी और फोटो याद करना पड़ेगा। जैसे हम रूल याद कर लेते हैं ना, थड़ाथड़ थड़ाथड़। अगर हमें बेसिक्स पता है तो हमें पता चल जाता है कि देखो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी। बेसिक्स रूल्स को बस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। पेरी और फोटो आप इनके बाद ही पढ़िए, ये आपकी यूनिट 10 में आती है। पेरी, फोटो और कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आप अगर हेट्रोसाइक्लिक पढ़ेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचेंगे कि अकेले हम हेट्रोसाइक्लिक पढ़ लें हमें समझ में आ जाए तो वो मुश्किल है। तो यूनिट 11 जो आपकी है खास करके किससे, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तब जाके आप इसे पढ़ेंगे। बाद में अगर आप बेसिक्स जितना भी है मैकेनिज्म आपका क्लियर है तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो सिंथेसिस में क्या होता है, जब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं वहाँ सब कुछ पूछा जाता है। वहाँ पे आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, वहाँ पे आपको पेरी भी आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर फोटोकेमिस्ट्री का भी आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप सिंथेसिस अच्छे से कर पाते हैं। अदरवाइज समझ में नहीं आता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म होती है जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं। तो सिंथेसिस पढ़ने के लिए हमें सब कुछ आना चाहिए, या हम इस तरीके से कहें कि हेट्रोसाइक्लिक पढ़ने के लिए हमें सब कुछ आना चाहिए। अब देखो एरोमेटिक वाला जो पोर्शन है खास करके वो आपका यहीं पे आ जाता है। यहीं पे हम जब हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं ना तो हम यहीं पे एरोमेटिक वाली पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक हो या बेंजाइन मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये इसी पे आता है, ठीक है। ये अगर क्लियर है तभी आपको हेट्रोसाइक्लिक जाके अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट में जो चीजें होती हैं वो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नेचुरल प्रोडक्ट। स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहे हम एनएमआर पढ़ रहे हैं या मास, अगर इनके क्वेश्चन आप देखोगे तो हमें मैकेनिज्म आनी चाहिए, तभी आप जाके इनके क्वेश्चंस भी कर पाओगे। क्योंकि अभी देखो, अब जैसे अभी क्वेश्चन पूछ दिया था इन्होंने, कौन सी रिएक्शन दे दी थी, एक सिंथेसिस करवा दी थी और उसमें आपसे M+2 M+4 M+6 के बारे में पूछ दिया था। तो हमें मैकेनिज्म आएगी तभी हम मास के क्वेश्चन या एनएमआर के क्वेश्चन चाहे जिस भी लेवल के पूछे वो हम कर सकते हैं। शुरू में भी आप इन्हें पीक आइडेंटिफिकेशन, सिग्नल आइडेंटिफिकेशन वगैरह चीज़ों को पढ़ सकते हो, बट अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो लास्ट में आपको खास करके जो मैकेनिज्म का पोर्शन है या बेसिक पोर्शन है वो अगर आपका क्लियर रहेगा तभी जाके आप इसको बढ़िया से कर सकते हो। बढ़िया से करने का मतलब ये होता है कि हम जिस भी यूनिट को कर रहे हो उसके क्वेश्चन चाहे जिस लेवल के आए एटलीस्ट हम उन्हें सॉल्व करके आए।
तो ये स्ट्रैटेजी अगर हम ऑर्गेनिक को लेके फॉलो करेंगे तो हमें ऑर्गेनिक पढ़ना बड़ा आसान रहेगा, लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं करते हैं। हम उठाते हैं, पहले पेरी फोटो पढ़ते हैं, फिर स्टीरियो पढ़ते हैं, फिर उठा के नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हैं। बिना रिएजेंट पढ़ाए लोग आपको नेम रिएक्शन पढ़ा देंगे, बिना रिएजेंट और ये क्या कहते हैं, बिना मैकेनिज्म पढ़ाए आपको नेम रिएक्शन पढ़ा दिया जाता है। नहीं भाई, ये देखो गलत बात है, सरासर गलत बात है, अत्याचार होता है आप लोगों के साथ, समझ में आएगा नहीं ऐसे। तो ये बेसिक हमारा ट्रेंड होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। एक बार आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपको इसके एग्ज़ाम वेटेज के बारे में आइडिया है ही, चाहे हम CSIR की बात कर लें तो आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो 100 to 120 मार्क्स के आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक ऐसी टॉपिक है जिसके बेस्ड पे आप चाहोगे तो मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हो। ऑर्गेनिक ही एक ऐसी टॉपिक्स है जो आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो बार बार उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बशर्ते आपने अगर उस स्टैंडर्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो लाइफ में कभी भी किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट रिमाइंड रहेंगे, बाकी सबके साथ ऐसा जनरली नहीं होता है। बट इसे पढ़ने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। हमें जो जिस तरीके से एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, उस सीक्वेंस में अगर हम चलेंगे तो हमें समझ में आएगा। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो वो सिलेबस आपको इसी तरीके से लिख के देते हैं कि आप इन्हीं सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। होपफुली आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल हो सकती है। अगर कुछ और रहेगा तो आप अपने सजेशंस दीजिएगा, बताइएगा, उसमें भी हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वेटेज से, एग्जामिनेशन वेटेज से रिलेटेड भी हम एक सेपरेट वीडियोस देंगे जहां पे आपको बता देंगे कि देखो भैया कहाँ से कहाँ कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बट अल्टीमेटली आप ये समझ लो भाई साहब कि ऑर्गेनिक अगर आपको करना है तो आप मैक्सिमम यूनिट को कवर करिए। अगर आप सेलेक्टिविटी रखेंगे तो करने की जो प्रोबेबिलिटी या सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हायर लेवल के क्वेश्चन करना। लेवल आपका एकदम टॉप वाला होना चाहिए। अगर आप देखोगे धीरे धीरे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडिन कैरुथर जो FL से ऊपर उठ रहा है, तो अब आपको उनके ऊपर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड टेस्ट आपको देने पड़ेंगे जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के टेस्ट आपको मिल रहे हों। वो ओल्ड वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा हमें दूर हटना पड़ेगा। अदरवाइज हमें लगता है कि अरे यार हमारी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर है, बट हम एग्जाम में जाते हैं तो हम बोल जाते हैं, धोखा हो जाता है हमारे साथ। तो देखिए आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो धोखा वोखा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, ठीक है। तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।